नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच विकास के मुद्दों पर खुली चर्चा का असर अब उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में भी नजर आ रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री और मुख्य प्रवक्ता मदन कौशिक से खुली चर्चा करने के लिए देहरादून पहुंचे, लेकिन तय की गई जगह पर मदन कौशिक के नहीं पहुंचने के बाद अब इन चर्चाओं को और आगे बढ़ा दिया गया है। अब सिसोदिया ने अगली 6 तारीख को मदन कौशिक को खुली चर्चा के लिए दिल्ली में आमंत्रित किया है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी अब इस मुद्दे से किनारा करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और वर्तमान विधायक खजान दास ने कहा कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली के अलावा आपका पूरे देश में कहीं कोई जनाधार नहीं है। साथ ही दावा किया कि मनीष सिसोदिया को उत्तराखंड की ना तो भौगोलिक स्थिति का पता है और न यहां उनके अंदर यहां चुनाव लड़ने की हिम्मत है। साथ ही यह भी दावा किया कि बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से ही होगा। जिनका कोई वजूद नहीं है, जिस पार्टी का दिल्ली से अलावा कहीं बाहर जो दिखने को नहीं मिलती है और जिस पार्टी के 18 करोड़ सदस्य हैं पूरे भारतवर्ष में, उस पार्टी को आप चुनौती देंगे? डिबेट करने के लिए हमारा गांव का ही कार्यकर्ता उनके लिए काफी है। वो किसी भी कार्यकर्ता के साथ में बात करें। हमारे मंत्री आएंगे उससे बात करने के लिए, काहे को आएंगे उससे बात करने के लिए? और उत्तराखंड के बारे में वो क्या जानते हैं? उत्तराखंड का जो हमारा कोदा, झंगोरा, कौणी, चीना और हरमोल, किनगोड़, फेडू, हिंसर, कहाँ नीति, कहाँ माणा, इसके बारे में जानते हो? भौगोलिक ज्ञान है उनको उत्तराखंड प्रदेश का। इसलिए कोई भी चुनौती नहीं है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस है और तीसरा कोई दल ही दिखता नहीं है। प्रयागराज में हुई अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में किन्नर अखाड़ा पर हरिद्वार कुंभ में प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं इस प्रतिबंध के बाद अखाड़ा परिषद में 2 फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच कुंभ से पहले संतों के इस टकराव से सरकार भी सत्ते में आ गई है। हालांकि अभी तक अखाड़ों की आपसी लड़ाई का कोई भी राजनीतिक बयान तो सामने नहीं आया और अगर भविष्य में संतों की तकरार बढ़ेगी तो उसका असर कुंभ पर भी होगा। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने किन्नर अखाड़ा का कुंभ स्नान पर विरोध किया, जबकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी ने इस फैसले का विरोध किया है और महामंत्री पद से इस्तीफा देने तक की बात कह दी है। साथ ही यह भी भरोसा दिलाया कि जूना अखाड़ा किन्नर अखाड़े के साथ है। वहीं किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अखाड़ा परिषद को खुली चुनौती दे डाली है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि वो हरिद्वार कुंभ मेले में जूना अखाड़े के साथ मिलकर शाही स्नान करेंगे। उन्हें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी 2021 के कुंभ में किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ जरूर शाही स्नान करेगा। पिछले दिनों में जो बैठक हुई प्रयागराज में और जिस तरीके से अखाड़ा परिषद के चुनिंदा लोगों ने किन्नर अखाड़े के ऊपर कटाक्ष करते हुए कुछ शब्द कहे, उन सारे शब्दों को मैं नाकार करते हुए, और उन शब्दों का वजूद कहीं नहीं है, क्योंकि किन्नरों का वजूद आज से नहीं है, अनंत आदि काल से है। सत्य सनातन धर्म में किन्नर थे, हैं और रहेंगे। मुझे किसी के सर्टिफाइजेशन की जरूरत नहीं है, किसी की मान्यता की जरूरत नहीं है। मैं 2016 से 2015 से कह रही हूं जब से किन्नर अखाड़ा गठन हुआ। 2019 में जूना अखाड़े ने पुरुषार्थ दिखाते हुए किन्नर अखाड़े को अपना बनाया और किन्नर अखाड़े को अपने साथ लेके शाही स्नान किया। 2021 में भी हम शाही स्नान करेंगे। हरिगिरी महाराज और पूरे जूना अखाड़े को नमन है कि उन्होंने बदलते समय में अपने सनातनी बच्चों को अपने साथ रखा और अपने साथ लेके चल रहे। दूसरे अखाड़ों को यही बात सीखनी चाहिए और अपने धर्म से कोई बच्चा विमुख ना हो जाए, ये सोचना चाहिए, ना कि कोई किन्नरों अखाड़े के ऊपर कोई आक्षेप या कटाक्ष करने की जरूरत नहीं है। कटाक्ष के साथ जीना हमें आता है। उत्तराखंड में श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन और बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। यह बैठक बिंदु खत्ता मंडल के बीजेपी अध्यक्ष दीपक जोशी के आवास पर की गई। वहीं इस बैठक में कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार पेश किए। साथ ही बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि निधि समर्पण अभियान 15 जनवरी से 5 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान लोग योजनाबद्ध तरीके से घर घर जाकर समर्पण निधि इकट्ठा करेंगे। वहीं बैठक के बाद जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने बताया कि
कि वो घर घर जाकर पारदर्शिता के साथ मंदिर निर्माण के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे, जिसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। राम मंदिर का निर्माण भव्य दिव्य हो, सभी जनों की इसमें भागीदारी हो, इसको लेकर हम सब लोग बैठक कर रहे हैं। लगातार प्रत्येक घरों तक, गांव के प्रत्येक घर तक सभी वर्गों का, सभी लोगों का सहयोग उसमें प्राप्त हो, और इसके लिए हम योजना रचना बैठक कर रहे हैं। आज हमने योजना रचना बैठक करी है। हम कहते हैं हम बिंदु खत्ता के प्रत्येक घर घर तक जाएंगे, प्रत्येक घर से उसमें सहयोग राशि मिलेगी और वो सहयोग राशि राम मंदिर के निर्माण के लिए लगेगी। हम सब लोगों का सौभाग्य है, हम सब लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम राम मंदिर के निर्माण के लिए हम सब लोग तत्पर रहने वाले हैं और इस राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी जनों की भागीदारी सुनिश्चित करने वाले हैं। पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा खुशी का विषय है। बरसों से अनेक लोगों ने इसमें संघर्ष किया और अपनी आहुति दी। सफलता प्रभु भगवान राम की कृपा हुई और आज सर्वसहमति से वहाँ पर मंदिर बन रहा है। हमारे इसी प्रकरण में आज हमारे मंडल बिंदु खत्ता में हमने यह कार्य योजना की एक सभा रखी थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और स्वयंसेवक बंधु मिश्रित थे। सभी को हमने जवाबदारियां निहित कर देंगे। प्रत्येक घर में हम पहुँचें और लोगों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। लोग बढ़ चढ़ कर अपना इसमें भागीदारी देने वाले हैं और जो भी सहयोग निधि होगी, एक भव्य मंदिर देश में जो बनने जा रहा है, इसमें सभी की अपनी एक आहुति होगी। मैं अपना सर्व जनता से आह्वान भी करना चाहूँगा कि इस भव्य हवन में अपनी आहुति जरूर दें। वहीं किच्छा में बीजेपी के अलग अलग मोर्चों के नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत विधायक आवास पर किया गया। इस दौरान बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला और बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष विवेक राय ने भाजपा महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और पिछड़ा मोर्चा के नवनियुक्त पदाधिकारियों को माला पहनाई। साथ ही इन पदों के मिलने पर उन्हें बधाई भी दी और विधायक आवास पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को दायित्व उनकी योग्यता के हिसाब से ही देती है। साथ ही यह भी दावा किया कि कार्यकर्ताओं को बराबरी का सम्मान देना उसकी परंपरा रही है। इस बीच विधायक राजेश शुक्ला ने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर भाजपा को चुनाव लड़ाने की अपील की है। वहीं नगर मंडल अध्यक्ष विवेक राय ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारियों को पार्टी संगठन ने जो भी जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर वो पूरी निष्ठा से काम करते हुए संगठन और पार्टी को मजबूत बनाने की हर कोशिश करें। संदेश देना चाहता हूं कि प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं और जो हमारी केंद्र की योजना, राज्य की योजना अल्पसंख्यक समाज के लिए चलाई जा रही है, हम विभिन्न गांव क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में और जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ये सामान्य प्रक्रिया है कि हर 3 साल बाद संगठन के चुनाव होते हैं, उसके बाद मोर्चों का गठन होता है। मुझे खुशी है कि चूँकि महिला मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मेरी विधानसभा में हैं, तो इन दोनों लोगों ने बहुत अच्छी कमेटी बनाई है, बहुत अच्छी समितियाँ बनाई हैं, अच्छे कार्यकर्ताओं को अवसर दिया है, जो संघर्षशील है, जुझारू हैं, लगनशील हैं। आज पिछड़ा मोर्चा के भी जो पदाधिकारी चुने गए हैं, इन सब के तीनों मोर्चों के 9 नियुक्त पदाधिकारियों के स्वागत का एक कार्यक्रम आज यहाँ है और इसमें मुझे खुशी हो रही है कि सभी हमारे वरिष्ठ जन यहाँ आए हैं और ऐसे साथियों को मौका मिला है जो पार्टी के लिए रात दिन काम करते हैं। तो निश्चित रूप से जब किसी कर्मठ कार्यकर्ता को अवसर मिलता है तो ये औरों के लिए प्रेरणा का विषय बनता है और वो उत्साह आता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 2022 की चुनौती हमारे सामने है, उस चुनौती के लिए जो संगठन जिस तरीके से अपनी कमर कस रहा है और जिस तरीके से अपने संगठन को हम धार दे रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि 2022 हम फिर से फतेह करेंगे। ठीक। रुद्रपुर के संजय नगर के विद्यासागर जूनियर हाई स्कूल में शक्ति फार्म, दिनेशपुर और महानगर रुद्रपुर के बंगाली समुदाय की एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में दरअसल बुद्धिजीवियों ने शिरकत की और वहीं मीटिंग का एजेंडा बंगाली समुदाय के प्रदेश स्तर पर बंगाली कल्याण समिति का चुनाव रहा। इस बैठक में चुनाव समिति के डेलीगेट के नाम को लेकर महानगर रुद्रपुर के बंगाली समुदाय के लोगों के बीच असहमति बन गई, जिसे लेकर बैठक में ही बवाल शुरू हो गया। बैठक में मौजूद लोगों ने कई घंटों तक रुद्रपुर के डेलीगेट के नाम को लेकर जमकर बवाल किया। इस दौरान प्रदेश स्तर पर अध्यक्ष पद के दावेदार ने सभा को बायकॉट कर दिया।
वहीं इस समिति में शक्ति फार्म के 6, दिनेशपुर के 6 और रुद्रपुर के 6 लोगों को चयनित करना था। साथ ही समिति में 2 छात्र नेता से जुड़े लोगों का चयन होना था, लेकिन चुनाव समिति में महानगर के 6 लोगों के नामों के चयन को लेकर बैठक में लगातार असहमति बनी रही और लोगों के लाख समझाने के बावजूद भी महानगर के कुछ लोगों को समझाना भारी पड़ गया। महानगर के कुछ लोगों ने चुनाव समिति में अपनी पसंद के लोग न चुने जाने से बैठक का बायकॉट कर लिया। आज जो कमेटी तय होनी थी वो एक्चुअली चयन कमेटी की गठन होना था। ऐसा नहीं था कि आज कोई डिसीजन होना था। आज एक चयन कमेटी की गठन होनी थी 21 लोगों की। वो कमेटी हमारे जो बंगाली समाज के जो पूरे प्रदेश में जो 3 लाख बंगाली लोग रहते हैं उसमें बंगाली कल्याण समिति के नाम से एक समिति है जो पिछले 40 वर्षों से उसको पुनर्गठन के लिए आज चयन समिति गठन होनी थी। तो आज वो तय होना था, मगर रुद्रपुर से समिति के जो सदस्य थे वो अभी तक चयन नहीं हो पाया। कल्याण समिति का गठन हो रहा है वो टोटली पार्टी बेस पे हो रहा है। जो लोकतांत्रिक अधिकार से अगर होना चाहिए तो समाज के बुद्धिजीवी पर बैठ के इसका निर्धारण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी करके और कांग्रेस का पूरा एक वो करके इन्होंने एक गठन कर लिया है, गठन करना चाह रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। से लोग नहीं, हमारा कोई डेलीगेशन नहीं बना। हमारी कोर कमेटी बननी थी जिसका निर्धारण कल बैठक होनी है, इसका निर्धारण कल होना है, जिसकी वजह से हमने इसको पोस्टपोन करके अगले संडे के लिए मीटिंग रखी थी, बृहद मीटिंग। लेकिन इसका निर्धारण नहीं होने से पहले इन्होंने मीटिंग की घोषणा की है और हम उस मीटिंग में आए हैं। लेकिन इन्होंने उस मीटिंग में अपना एक तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार आए हैं, जिसका हमने विरोध किया। संभव नहीं है, ऐसा ना होने दिया जाएगा और ना ऐसा होगा। और रुद्रपुर में जो बैठक हुआ था उस बैठक में यही निर्णय हुआ था कि दिनेशपुर 6 लोग, रुद्रपुर शक्तिवारम 6 लोग और ये रुद्रपुर 6 लोग, इन 6 लोगों का जो कमेटी होगा, इस कमेटी में कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी ये कार्यकर्ता रहेंगे। और इसमें ये भी तय हुआ था कि इस बंगाली कल्याण समिति में ना कोई बीजेपी रहेगा ना कोई कांग्रेस रहेगा, बंगाली का जिंदाबाद और बंगाली का ही सब। वहीं उत्तराखंड में हुए स्कॉलरशिप घोटाले के मामले में एसआईटी के सामने कुछ दिक्कतें आ रही हैं। दरअसल इस मामले में एसआईटी को समाज कल्याण विभाग डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करा रहा है। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग ने जो लिस्ट एसआईटी को दी है उसमें एक ही विद्यालय का नाम 3 बार दे दिया गया है। इन अव्यवस्थाओं के चलते छात्रवृत्ति घोटाले में एसआईटी को जांच करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। वहीं मामले की जांच कर रहे एसआईटी प्रभारी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि समाज कल्याण विभाग से समय पर दस्तावेज नहीं मिल पाए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 215 कॉलेजों के नाम एसआईटी की टीम को दिए गए थे, जिसमें आधा दर्जन से ज़्यादा कॉलेज ऐसे हैं जिनका नाम कई बार रिपीट किया गया है। हमारे जनपद में जो छात्रवृत्ति घोटालों को लेकर जांच चल रही थी, जो जनपद के बाहर के कॉलेजेस थे उनकी जांच हमने लगभग कंप्लीट कर ली है और जनपद के अंदर के कॉलेज तो उनके जो लगभग 215 कॉलेजेस थे जिनमें छात्रवृत्ति दी गई थी, उसमें जो 135 जो गैर सरकारी कॉलेज थे उनके पहले हमने उनकी जांच शुरू की है और उनमें से भी लगभग 10 के करीब कॉलेज की जांच हमने कंप्लीट कर ली है। उसकी रिपोर्ट को आगे जांच जो हमारे नोडल अधिकारी है जो आईजी साहब उनको मिले। देहरादून जिले के रायपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत धारकोट में स्वास्थ्य सेवा बेहद बदहाली के दौर से गुजर रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा होने के बाद भी यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। इस बीच कई बार यहां के जनप्रतिनिधि और गांव वालों ने शासन प्रशासन से स्वास्थ्य सेवा को सुधारने की मांग की, लेकिन आज तक व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ, जिससे लोग नाराज हैं। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इलाके की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे। वहीं जिला पंचायत सदस्य अश्विनी बहुगुणा के साथ तमाम लोगों ने भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ प्रशासन के लोगों से भी स्वास्थ्य सेवा को सुधारने की मांग की है। गांव के लोगों ने कहा कि देहरादून के नजदीक होने के बाद भी इलाके की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद खराब है, जबकि यह क्षेत्र सीएम की विधानसभा क्षेत्र में भी आता है। सबसे पहले तो मेन हॉस्पिटल की समस्या है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो ये सन 17 से हमारी ये मांग चल रही है, 2 बार हम मुख्यमंत्री के पास मिल चुके हैं। सारी टीम हमारी ये जो हमारे ग्राम सुधार महिला संगठन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो और हम 3 बार जो है मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। उनके भाई वीरेंद्र रावत से भी मिल चुके हैं। डिफेंस कॉलोनी गए
वहाँ पर भी ये बात हुई, हमने हॉस्पिटल की लिखित रूप में कंप्लेंट कर रखी है और अभी तक इसका कोई मसला हल नहीं हुआ। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हमें उच्चीकरण चाहिए, 10 बेड का हॉस्पिटल चाहिए, उसमें सभी कुछ आ जाएगा, डॉक्टर आ जाएंगे और एम्बुलेंस आ जाएगी। वहीं जोशीमठ के हिमक्रीड़ा केंद्र औली में हो रहे अतिक्रमण पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। वहीं प्रशासन के निर्देश पर नगरपालिका, पर्यटन विभाग और तहसील प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान कई टेंट कॉलोनियों, दुकानों और ढाबों से अतिक्रमण हटाया गया। दरअसल औली इलाका जोशीमठ का अति महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, जो विंटर डेस्टिनेशन और यहाँ के स्लोप नेशनल और इंटरनेशनल स्की इवेंट्स होस्ट के लिए जाना जाता है। वहीं वर्तमान में यहाँ कई अवैध टेंट कॉलोनियां लगाई गई हैं, जो विकास प्राधिकरण में बिना किसी पंजीकरण के लगाई गई हैं, जिस पर जोशीमठ की एसडीएम कुमकुम जोशी को शिकायत मिली। इसके अलावा इन टेंट हाउस में बिजली चोरी की भी शिकायत दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, टेंट कॉलोनियां औली में बर्फबारी के दौरान बनाई जाने वाली अस्थायी पार्किंग पर भी कब्जा कर रही हैं, जिससे लगातार जाम की समस्या बनी रहती है। वहीं इन शिकायतों के बाद एसडीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मसूरी शहर की माल रोड की व्यवस्था और यातायात को लेकर मसूरी कोतवाल ने नगर पालिका अध्यक्ष और सभासदों के साथ एक बैठक की है। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और सभासदों ने कोतवाल को माल रोड की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने से लेकर कई सुझाव आज दिए हैं, जिसमें मसूरी माल रोड पर अनधिकृत रूप से दुपहिया वाहनों के संचालन और सड़क किनारे पार्किंग को लेकर ठोस कार्रवाई करने के सुझाव दिए गए। वहीं सड़क किनारे लग रही पटरियों को भी व्यवस्थित करने को लेकर बातचीत की गई। मसूरी कोतवाल देवेंद्र असवाल ने कहा कि माल रोड पर यातायात व्यवस्था के लिए नगर पालिका का सहयोग जरूरी है। ऐसे में माल रोड में अनधिकृत रूप से हो रही पार्किंग, टू व्हीलर संचालन और सड़क किनारे लग रही पटरियों को लेकर नगर पालिका प्रशासन को ठोस नीति अपनानी होगी, जिससे माल रोड को व्यवस्थित किया जा सके। दरअसल माल रोड में कई दुकानदारों और प्रतिष्ठान सड़क के किनारे अपने वाहनों को खड़ा कर देते हैं, जिसके चलते यातायात में काफ़ी समस्याएं आती हैं। इसको लेकर मसूरी कोतवाल ने कहा कि पहले भी माल रोड में प्रतिष्ठान, कार्यालय और दुकानों को साफ निर्देश दिए गए थे और इस मामले में फिर चेतावनी दी जाएगी और फिर भी अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष और सभी सभासद मौजूद थे इसमें और मेरे द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। इसमें जो है कई बिंदुओं पर हमारी चर्चा की गई, जैसे माल रोड पर एंट्री और पार्किंग और जो ये दुकानदारों द्वारा जो है ये फड़ फेरी वालों जो अतिक्रमण किया गया है उसके संबंध में जो है डिस्कस किया गया और ये डिसाइड हुआ है कि जो ये पार्किंग, प्राइवेट पार्किंग जो पिक्चर पैलेस का जो पार्किंग है उसमें रेट लिस्ट जो है उसके द्वारा शिकायत मिली कि रेट लिस्ट जो है सही नहीं लगाई गई है। उसको जो है दृश्यमान जगह पर जो रेट लिस्ट लगाएगा उसके हिसाब से जो उनसे जो है टैक्सियों से जो है पार्किंग शुल्क वसूलेगा। नगर थाना इलाके के सैनिक फार्म में अमरूद के बाग में एक युवक का शव मिला है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम जगत सिंह है, जो कि लाल कुआं के बिंदु खत्ता इलाके का रहने वाला है और 27 दिसंबर से लापता था। पुलिस के मुताबिक मृतक की गुमशुदगी की रिपोर्ट लाल कुआं कोतवाली में 27 दिसंबर को दर्ज की गई थी। तब से ही परिजन और लाल कुआं कोतवाली की पुलिस तलाश में जुटी हुई थी। वहीं आज सुबह जब फार्म में काम करने वाले मजदूर ने शव की जानकारी पुलिस को दी, वहीं पुलिस ने बताया कि शव को जंगली जानवरों ने नोचा है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की पड़ताल कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सैनिक फार्म में एक शव मिला है जिसकी जेब से एक पर्स मिला, उसमें उसके एक आइडेंटिटी मिली जिसमें जसवंत सिंह बर्थवाल उसका नाम लिखा है। इसके बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि लाल कुआं में इस नाम से गुमशुदगी दर्ज है। तो सर क्या प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि कैसे मौत हुई होगी? कुछ संभवतः लग रहा है किसी जानवर ने कुछ अटैक किया होगा और बाकी तथ्य पर जांच की जा रही है। हल्द्वानी में एक सड़क हादसे में 7 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है। हादसा तेज रफ्तार डंपर से हुआ। वहीं हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों सहित आसपास के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। डंपर पर पथराव भी किया गया। वहीं बेकाबू भीड़ ने डंपर में आग लगाने की भी कोशिश की। वहीं जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को काबू में किया। आसपास मौजूद लोगों के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चा खेलते हुए सड़क तक आ गया और इसी बीच वहां से गुजर रहे तेज रफ्तार डंपर की चपेट में बच्चा आ गया, जिसके चलते मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। इस हादसे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी।
आज एक सूचना मिली दिन में कि गोला नदी के अंदर एक डंपर से एक बच्चे को चपेट में आया, उसको चोट लगी है। तो हम लोग मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे एक बच्चे का डंपर के नीचे कुचला हुआ था, जिसकी मौके पे ही डेथ हो गई थी। बच्चे की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया, उसके पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही और डंपर को कब्जे में ले लिया गया है। परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस पर मुकदमा पंजीकृत करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी। जोशीमठ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में एक पर्यटक की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मृतक बिना किसी स्थानीय गाइड के ही घूम रहा था। वहीं घूमते हुए युवा पर्यटक लापता हो गया, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने शव को गौरसो टॉप से बरामद भी किया है। जानकारी के मुताबिक मृतक अपने 5 साथियों के साथ हौली घूमने के लिए आया था और जंगल में अपने साथियों से बिछड़ गया, जिसके बाद उसके साथियों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर युवक का शव बरामद किया है। वहीं पौड़ी गढ़वाल जिले के सतपुली इलाके में पुलिस ने नशीले सामान के तस्करों का भांडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को 42 किलो गांजे के साथ पकड़ा है। पुलिस के हाथ ये कामयाबी वाहनों की चेकिंग के दौरान लगी है। वहीं पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी मारुति वैन में गांजा लेकर आ रहे थे। इस बीच चेकिंग के दौरान पुलिस ने इन लोगों को रोका। शक होने पर पुलिस ने वाहन की तलाशी ली और गांजे को पकड़ लिया। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने 42 किलो गांजे के साथ 1,70,000 रुपए भी बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। ये आज सुबह हम लोगों ने अपने रूटीन चेकिंग में 2 लोगों को अवैध गांजे के साथ पकड़ा है, जिसकी मात्रा करीब 42 किलो है। और ये लोग इस गांजे को उपरिया खाल अलीशैंड से लेके आ रहे थे और जिसको ये लोग अपने एक छोटे वाहन है वैगन आर, इससे परिवहन करके और धामपुर ले जा रहे थे, जिनको हम लोगों ने यहाँ पे चेकिंग में पकड़ लिया है और जिनके खिलाफ अब थाने पे मुकदमा भी कायम कर दिया और आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है। कोटद्वार सीतापुर में बीते 25 दिसंबर को बंदूक की नोक पर बड़ी डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले का खुलासा पौड़ी के एसएसपी पी रेणुका देवी ने किया है और वहीं उन्होंने बताया कि वारदात के पीछे पीड़ित के ही कुछ रिश्तेदारों का हाथ था, जिन्होंने एक बड़े गैंग के 5 डकैतों की मदद से पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 5 आरोपियों को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार भी किया है और पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 बंदूक 12,60,000 की रकम भी बरामद की है। एसएसपी ने मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम के लिए 20,000 के इनाम का ऐलान किया है। हुआ है उसमें कल हमारा कोटद्वार की टीम द्वारा मुजफ्फरनगर में 5 अक्यूज को अरेस्ट किया गया था। 5 अक्यूज से हमने कितना भी यहाँ पर लूट में सामान मिला था वो कुछ सामान बरामद हुआ है। उसमें कैश भी है, ज्वेलरी भी है। उसके अलावा घटनाक्रम में उन लोगों ने यूज़ किया था 3 गाड़ी बरामद हुआ है और तमंचा चाकू वगैरह भी बरामद किया है। सो उनसे पूछताछ पर यह पता चला था और 2 अभियुक्त हैं इस मुकदमा में अभी वांछित चल रहे हैं। एक प्रवीण है, वो इस घटना का मतलब वादी है, उनकी रिलेटिव हैं। सो उन्होंने इनके घर के बारे में सूचना दिया है, इसी से इन लोगों ने प्लान करके ये घटना किया था। सो वो अभी वांछित है। एक और अंकित हैं, सो वो भी वांछित है। सो हम अभी प्रयास करेंगे उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। रुद्रपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल में दिन दहाड़े चोरी की कोशिश की गई है। चोर जिला अस्पताल में घुसकर पानी की टोंटियां खोलकर ले जा रहा था, लेकिन गेट से बाहर निकलते वक्त सुरक्षाकर्मी को युवक पर शक हुआ, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने संदिग्ध को रोकने की कोशिश की। इस बीच चोर भागने लगा तो आसपास के लोगों के साथ मिलकर सिक्योरिटी गार्ड ने चोर को पकड़ लिया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और कार्रवाई की जा रही है। ये शक के तौर पर पकड़ा, पार्किंग वाला कह रहा है इसके पत्तों में शक लग रहा था कुछ। अच्छा, तो पत्तों में तो नहीं निकला, इसे थैली में निकला। क्या था? क्या था थैली में? टूटियाँ हैं। अच्छा, कहाँ से ला रहा था ये पता नहीं। ज़्यादा हॉस्पिटल के अंदर चला था, बाहर को भाग रहा था, हमसे के अंदर कहने दिखा नहीं रहा था और हाथ से तानने था ऊपर। फिर जब कई लोग इकट्ठे हो गए तब जाके इसका हाथ से कब्जे में करा, फिर इसका झारा लिया था, टूटियाँ नहीं। मसूरी में माही जौनपुर फिल्म्स की हारुल प्यारो जौनपुर का विमोचन किया गया। वहीं माही फिल्म के निर्माता महिपाल पवार और गायक देवेंद्र पवार ने हारुल प्यारो जौनपुर गीत के जरिए जौनपुर के लोक संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक स्थलों के साथ जौनपुर की रीति रिवाज, बोली, भाषा, तांदी नृत्य को वीडियो एल्बम के जरिए पेश किया है। वहीं गीतों के साथ एल्बम के जरिए
इलाके की रीति रिवाजों को प्रदर्शित किया गया है, जिससे युवा पीढ़ियों को जौनपुर की संस्कृति से रूबरू कराया जा सके। जो हमने ये हारुल बनाई है प्यारो जौनपुर, ये हमने जौनपुर के रीति रिवाज, हमारे जौनपुर के मुख्य स्थल, हमारे बाग त्यौहार, हमारी संस्कृति पे हमने इस हारुल को बनाया है। और जिसमें हमारे जो संगीत दिया उत्तराखंड सुप्रसिद्ध संगीतकार बड़े भाई संजय राणा जी ने, और इसके जो निर्माता हैं बड़े भाई महिपाल पंवार जी, माही जौनपुर में। तो हमने इस हारुल में बहुत मेहनत करी है। हमने जो जौनपुर के मुख्य स्थल है हमारे नागटिब्बा, देवलसारी, थत्यूर और नैनबाग, हमने सब जगह जाकर इस हारुल का हमने जो है शूट किया है और इसको हमने अपने संस्कृति के ऊपर गाया, हमने लोक संस्कृति के ऊपर बनाया है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस हारुल को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम हमारा हौसला अफजाई और हमें एक फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।